अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं आज आपसे जो वर्कशीट या जो डिस्कशन क्वेश्चंस या पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ वो है रिएक्शन काइनेटिक्स के। मोस्टली बच्चों को रिएक्शन काइनेटिक्स में एनएमआर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब सर वो समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहा है। तो चीज़ों का थोड़ा डिस्कस करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं अपने पास भी और आप भी ज़ाहिर बात है ये कैलकुलेशन वाली वो है डिस्कशंस हैं, तो आप अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखिएगा। और जो मैं कैलकुलेट करूँगा उसे आप एक दफ़ा रीकन्फर्म ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो मार्किंग स्कीम के आंसर्स हैं वो मैंने पूरी एक लिस्ट बना ली है ताकि कंफर्मेशन हो सके कि हाँ हमने सही किया है या नहीं। तो जो मैं आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम ही होंगे। सही है कि उन्होंने मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा ताकि कंफर्मेशन भी होती रहे हाँ हम लोग सही कर रहे हैं। बाकी पीछे लॉजिक क्या है, उसके क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो सब मैं आपको समझाता रहूँगा इंशाल्लाह साथ साथ। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है इन एक्वस सॉल्यूशन पर सल्फेट आयन रिएक्ट विद आयोडाइड आयन एज शोन इन रिएक्शन 1। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसने, इस रिएक्शन को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कैटलिस्ट वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि यहाँ आयरन 2+ आयरन 3+ वो कैटलिस्ट हम डालते हैं जो पहले एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है फिर दूसरे से रिएक्ट करता है। तो हमने जो कैटलिस्ट की डिटेल पढ़ी थी ये वही रिएक्शन है। और मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि तुम्हारा एग्जामिनर इस वाली इक्वेशन को कई जगह पे दे चुका है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये पर सल्फेट और आयोडाइड का, ये सल्फेट बनाता है और आयोडीन बनाता है। आगे क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 इज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है। तो की पॉइंट काम की बातों को जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे अंडरलाइन भी करते जाइएगा और इसकी प्रैक्टिस भी बनाइएगा ताकि आपको पता हो कि उसने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे दी और मुझे उसे कैसे यूज करना है। अब वो कह रहा है अ सैंपल ऑफ पर सल्फेट इज मिक्स विद लार्ज एक्सेस आयोडाइड आयन। अच्छा अब देखो, आपको दो चीजें मैंने क्लास के अंदर, क्लास लेक्चर के अंदर बताई थी बेटा। अगर आप किसी रिएक्टेंट को रेट इक्वेशन से बाहर करना चाहते हैं, यानी बेईमानी से बाहर करना चाहते हैं, झूठ बोल के बाहर करना चाहते हैं, तो उसकी अमाउंट बढ़ा दें, एक्सेस कर दें उसको। और चूंकि आप झूठ बोल रहे होते हैं तो ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब कभी भी आप किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज कर दे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था और मैं चाहता हूं कि किसी एक पे डिपेंड कर दे, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ। तो मैंने इसे क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, S2O8 पे, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब मेरा आयोडाइड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। वो आयोडाइड का ऑर्डर जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम उसको सूडो बोलते हैं। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो ये लार्ज एक्सेस वाली बात याद रखिएगा of known concentration। ठीक है। द ग्राफ इन फिगर 5.1 shows the results obtained। ठीक है। आपको पर सल्फेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। यूज फिगर 5.1 डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जब कभी भी कहेगा आपसे कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इसका मतलब है टाइम जीरो रखो, 0 सेकंड पे निकालो। इनिशियल रेट इसे कहते हैं। ठीक है। अब आप देखें ये जीरो है, तो मैं अगर इस पे इसका इनिशियल रेट निकालूंगा तो मैं इस जीरो पर जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे एक टेंजेंट खींचूंगा। मैं अगर यहाँ से एक टेंजेंट खींचूं तो शायद ये टेंजेंट कुछ ऐसा हो। मेरे ख्याल से मैंने सही खींचा है, मैं थोड़ा लंबा कर दूं इसको ऐसे। अच्छा, तो
एक टेंजेंट मैंने खींचा बेटा, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा इससे बेटा। कैसे? आपकी जो वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो ग्रेडियंट होगा वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पेपर 5 के अंदर भी ये सवाल आते हैं, ठीक है। तो जो आपका ग्रेडियंट है y अपॉन एक्स, वो बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आपका y क्या है? 0.8 है। आपका x कितना है बेटा? 50 है। अगर मैं इसे करूं, आप खुद भी कीजिएगा, 0.8 डिवाइडेड बाय 50 ये आ जाएगा 0.016, ये आ गया 0.016। अच्छा, वैसे उसने रेंज दी हुई है 0.015 से लेकर के 0.017 तक। तो अगर किसी बच्चे की रेंज इसमें आ रही है तो सही है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1 इज दिस। जो जो रियल रेट इक्वेशन है उसमें दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है। अब वो कह रहा है सजेस्ट वाई अ लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडाइड आइन अलाउज द रेट कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन फ्रॉम द हाफ लाइफ। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ से कैसे निकलता है। देखो, अगर वो इसे लार्ज एक्सेस में यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। लार्ज एक्सेस का मतलब आयोडाइड को इग्नोर कर दो। आयोडाइड को इग्नोर कर दो तो आपका रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? परसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ क्या होती है बेटा? 0.693 अपॉन के। तो अगर आपको टी हाफ गिवन हो तो आप के निकाल सकते हैं। हाँ, के बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। क्या आपको उसके वर्डिंग का मतलब समझ में आया? वो कह रहा है, गौर से सुनिए, अब पढ़ेंगे, अब समझ में आ जाएगा। कहता है सजेस्ट वाई अ लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडाइड आइन अलाउज द रेट कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन। अगर आप इसको लार्ज एक्सेस कर दें, हटा दें, रेट इक्वेशन से हटा दें, तो आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो आप के इससे निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर हाफ लाइफ कहाँ से निकालें? ग्राफ है ना बेटा, ये रहा। इस ग्राफ से हाफ लाइफ निकाल लेंगे। कैसे? मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई 0.8 का हाफ कर दो, ये रहा 40 और 0.4। अब आप चेक कीजिएगा 0.4 पे मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, 30 मिनट्स आ गए। फर्स्ट टी हाफ कितनी आ गई? 30 मिनट्स। अब आप 0.4 का हाफ कर दें, सही है। पहले 0.8 का हाफ किया, 0.4 हो गया। 0.4 का हाफ करें, 0.2 हो गया। अब चेक करें 0.4 से 0.2 तक कितना टाइम लग रहा है। ये ले बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 60। 30 से 60, फर्स्ट टी हाफ क्या आई आपकी? 30। सेकेंड टी हाफ क्या आ गई आपकी? 30 से 60 के बीच में कितने मिनट है? 30। दोबारा आ जाएं, 0.2 का हाफ कर दें बेटा, ये आया, ये इधर आ जाएं, ये कितना हो गया? 90। बेटा तो 60 से 90 के बीच में कितने मिनट हैं? 30। तो 30 हाफ क्या हो गई आपकी? 30। तो टी हाफ कांस्टेंट है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर है, सही है। फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो बताओ टी हाफ आपके पास है तो क्या आप के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आपको, मुझे उम्मीद है, उसकी वर्डिंग समझ में आ गई होगी। वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है सजेस्ट वाई लार्ज एक्सेस आयोडाइड आइन, यानी आयोडाइड को हटा दो, द रेट कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप किसको हटा दें? आयोडाइड को। आयोडाइड को नहीं हटाएंगे फिर तो ओवरऑल सेकंड ऑर्डर हो गया ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के में आप क्या उसकी के की वैल्यू ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं, उसमें तो आपको आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए होगी, तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है सजेस्ट करो वाई, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? बिकॉज
concentration of iodide does not change, hence the reaction will be considered first order. ठीक है, एंड टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो उसने ये कहा आपसे, तो ठीक है हमने कर लिया। आगे देखिएगा क्या बोलता है। वो कह रहा है द रिएक्शन ऑफ पर सल्फेट आयन विद आयोडाइड आयन इज कैटलाइज्ड बाय आयरन 2 आयंस, राइट टू इक्वेशंस। एग्जैक्टली वही इक्वेशंस पूछ रहा है जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डिस्कस किया था कैटलिस्ट वाले टॉपिक में। तो अगर किसी बच्चे को याद ना आ रहा हो बेटा, तो प्लीज़ वो कैटलिस्ट वाली इक्वेशंस और रिएक्शन टॉपिक को ज़रा रिवाइज कर ले लेक्चर को। तो बेटा आयरन 2 प्लस आइन मैं लिख देता हूँ, ये देखिएगा आयरन 2 प्लस S2O8 2 नेगेटिव 2SO4 2 नेगेटिव आयरन 3 प्लस, यहाँ 2 यहाँ 2। अब कैटलिस्ट कैंसिल आउट करना है तो डेफिनेटली स्टार्ट करता हूँ 2 आयरन 3 प्लस से। सेकंड वाले रिएक्टेंट कौन था बेटा? आयोडाइड था। ये रिएक्शन आपको पीछे गिवन दिया हुआ, ठीक है, यही रिएक्शन है। मैंने पहले पहले इससे किया, अब इससे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा 2 आयोडाइड गिव्स यू I2 प्लस 2 Fe2 प्लस। तो देखें 2 प्लस कैंसिल, 3 प्लस 3 प्लस कैंसिल, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। पार्ट सी पे आते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, जब आप रेट की इक्वेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। तो एक चीज़, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है? बढ़ता है। तो बेटा व्हाट अबाउट द के भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें बढ़ गई, तो आप क्या लिखोगे? बोथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है इन एक्वस सोल्यूशन थायोसल्फेट आयन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन एज शोन इन द रिएक्शन 2। ठीक है, ये एक दूसरा रिएक्शन है, पहला वाला था, ये दूसरा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका मतलब ये हुआ a rate it will be equal to K concentration of S2O3 2 minus only, ये होगा। उसके बाद बोल रहा है द रेट कांस्टेंट K इज दिस। K आपको दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ। अब आप एक बात बताओ, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, K गिवन है, आपको बोल रहा है टी हाफ बताओ। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ क्या होती है? सॉरी, 0.693 अपॉन के। तो 0.693 अपॉन के कितना दिया हुआ है? 1.58 10 रेज टू पावर -2। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आपकी वो मार्किंग स्कीम का भी आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। मैंने आपसे कहा ना, वो भी दोनों बता दूंगा, ताकि 0.693 डिवाइडेड बाय 1.58 10 टू पावर माइनस, ये है 43.86। 43.86 को मैं ले लेता हूँ 44। मार्किंग स्कीम के अंदर जो आंसर दिया हुआ है बेटा, वो 44 ही है, 44 सेकंड्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्ट ई पे आता हूँ। कहता है द कंपाउंड
नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड NOBr कैन बी फॉर्म्ड एज शोन इन रिएक्शन 3। ठीक है, ये रिएक्शन 3 है, कोई थर्ड रिएक्शन चल रहा है और वो कह रहा है द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट इक्वेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, the reaction mechanism has two steps. Suggest equation for the two steps of this mechanism state which is the rate determining step. Rate determining step. ठीक है, अच्छा जब कभी भी ये जो सवाल होते हैं जो मैकेनिज्म वाले होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन उसका जाहिर बात है अगर आप एक ख़ास तरीके से उसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा एक बात दिमाग में रखा करें, आप जितने भी स्टेप्स का मैकेनिज्म बनाएं उन मैकेनिज्म को मर्ज करने के बाद ओवरऑल इक्वेशन वही आनी चाहिए जो रियल इक्वेशन है। और अगर आपके स्टेप्स मर्ज करने के बाद ओवरऑल इक्वेशन वो नहीं आ रही, इसका मतलब है बेटा आपने गड़बड़ कर दी है, मतलब आप सही नहीं कर रहे काम। ठीक है, तो ख्याल रखना होता है इस बात का। तो दूसरी बात, जब आप मैकेनिज्म्स वगैरह बनाते हैं या उसको देख रहे होते हैं तो एक चीज़ का और ख्याल रखा करें कि आपको पता होना चाहिए जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के रिएक्टेंट साइड पे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, और जितने प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट साइड पे हैं, वो आ रहे हैं मैकेनिज्म में या नहीं, उसका ख्याल रखना है। जैसे यहां देखो बेटा 2 मोल्स ऑफ NO है, 1 मोल ऑफ Br है और 2 मोल ऑफ NOBr है प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, अब मुझे सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने लिया NO और Br2 लिया और मैंने इससे एक तो बना लिया NaBr। अब साथ में क्या बच रहा है, एक Br से एक Br का एटम बच रहा है, अलग लिख दिया। अब आप चेक करें रिएक्टेंट साइड पर 2 NO में से एक NO आ गया, Br2 मेरे पास आ गया, मैं मजीद Br2 मुझे नहीं चाहिए। ओके, और प्रोडक्ट साइड पर NOBr 2 थे, एक आ गया, तो मुझे एक और चाहिए। एक चाहिए मुझे NO और एक चाहिए मुझे NOBr, बस ये दो चीज़ें चाहिए। तो मैं इसको किससे रिएक्ट कराऊं, और ये मुझे हटाना है इक्वेशन से, इस वाली चीज़ को मुझे इक्वेशन से हटाना भी है। हाँ, तो बेटा मैं इसी से रिएक्ट करा दूं, ये बन जाएगा NOBr। अब आप देखें अगर मैं NOBr से और सॉरी Br से Br कैंसिल कर दूं तो आप चेक करें इसकी ओवरऑल इक्वेशन कौन सी बनेगी, जो ऊपर आ रही है। मर्ज करने पर क्या बनेगी, 2NO प्लस Br2 गिव्स यू 2NOBr। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दो तरीकों से निकलता है। नंबर 1, आपके रेट इक्वेशन वाले रिएक्टेंट्स आपके स्टेप में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी रेट इक्वेशन में NO और Br है, आप चेक करें इन दो स्टेप में किस स्टेप के अंदर NOBr है, नंबर 1 एंड नंबर 2। वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 मोल भी है, एक मोल भी है, और वो दोनों रिएक्टेंट जो रेट इक्वेशन में वो यहाँ पे स्टेप 1 में नजर आ रहे हैं। तो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हो जाएगा, स्टेप 1। अगर ये हमसे पूछता एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो, आपने क्यों बोला स्टेप 1 करता है, तो बेटा बिकॉज stoichiometric ratio is consistent with rate equation। ठीक है, जो यहां रेशो है 1:1, यानी कि अगर कोफिशिएंट को पावर बना दें तो 1:1 रेट इक्वेशन में भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली वही चीज आ रही है स्टेप 1 में जो इस्तेमाल दी गई है, तो इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा।
A and B react together to give product AB, ठीक है? When the concentration of A and B both are 0.01, the rate of formation of AB is this. When the concentration of A and B both are 0.02, डबल कर दिया, तो the rate of formation of AB is this. Okay. पहले तो मैं वो लिख लेता हूं जो इसने कहा है. देखो बेटा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है. कहता है 0.01 हो, 0.01 हो तो आपका रेट होता है 7.62 इंटू 10⁻⁻⁴. इसी तरीके से बेटा वो कह रहा है अगर ये 0.02 हो जाए, 0.02 हो जाए तो जो आपका रेट है वो है 3.05 इंटू 10⁻⁻3. ओके, अब आप चेक कर लें. आपने कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाई, कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाई, रेट कितने टाइम्स बढ़ गया चेक करके निकाल लें. इसको इससे डिवाइड कर दें, 10⁻³ को डिवाइड कर दें -4 वाले से, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम. अब इस देखो, आपने दोनों को डबल किया, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया दोनों, और तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है. इसके दो मतलब है, या तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक सेकंड है और एक जीरो है. ठीक है, ये समझ में आ गया मुझे. अब देखते हैं क्या बोलता है. कंप्लीट 3 पॉसिबल रेट इक्वेशंस. वही वाली बात आ गई, 3 पॉसिबल मतलब कह रहा है पॉसिबिलिटी बताओ. तो बेटा उन्हीं दो पॉसिबिलिटीज को वो 3 में कन्वर्ट कर रहा है. जैसे पहली पॉसिबिलिटी, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, पहली पॉसिबिलिटी होगी. दूसरी देखिए, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए की स्क्वायर लिख दे, बी की पावर 0 कर दे, यानी कि एक सेकंड ऑर्डर और एक 0. ये फर्स्ट फर्स्ट है, नहीं भी लिखो तो बात तो एक ही है. थर्ड पे आ जा, के ए और बी, इस दफ़ा ए को 0 कर दे और बी को क्या कर दे. तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई. तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, या तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट हैं, या फिर इन दोनों में से एक सेकंड है और एक 0 है. दैट्स इट. आगे आए, कह रहा है चूज वन ऑफ द रेट इक्वेशन यू हैव रिटन इन वन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के. कोई भी एक इक्वेशन लेके रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं. चलो मैं इसे ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए इसे ले रहा हूँ. देखिएगा, मैंने लिखा k इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. आजा बेटा, मैं कोई एक को 0.01 को ले लेता हूँ. ठीक है, तो रेट पहले क्या था, 0.01 के साथ 7.6 टू 10⁻⁻⁴ अपॉन, दोनों 0.1 है तो 0.01 है, 0.01 का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं बेटा. आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, आप अपना काम कीजिएगा. मैं आपको मार्किंग स्कीम के आंसर्स बताता रहूँगा, मसला नहीं है. तो ये मेरे पास आ रहा है 7.62 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, बाबू. ये आया मेरे पास आंसर 7.62, और मार्किंग स्कीम का आंसर है 7.62. आई एम राइट, आई एम 100% राइट. अब देखिए, यूनिट्स ऑफ के निकालने. तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. नीचे हो जाएगा बेटा मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर. तो इससे स्क्वायर हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा मोल -1 सेकेंड -1, और डीएम माइनस ऊपर जाके डीएम क्यूब हो जाएगा. ये आ गया इसका यूनिट, ये आ गया इसका के. आगे देखिएगा, explain why it is not possible to calculate the value of half life of this reaction using the value of rate constant k into, ये जो हमने निकाला है, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 7.62,
एंड द इक्वेशन दिस। अब देखो पहले सवाल को समझो। वो आपसे कह रहा है कि टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। तो आप k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ से k की वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? ओ सॉरी, हाफ लाइफ क्यों नहीं निकाल सकते? आप क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? आपके पास k की वैल्यू है ना, आपके पास ये भी है, तो आप टी हाफ क्यों नहीं निकाल सकते, ये पूछ रहा है। तो छोटी सी ट्रिक समझिएगा उसकी। पहली बात तो ये है, ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर। जबकि आपका रिएक्शन क्या है बेटा? सेकंड ऑर्डर। किसी भी तरीके से देख लो सेकंड ऑर्डर है। अगर 1 1 होगा तो भी सेकंड ऑर्डर है, अगर 2 0 होगा तो भी सेकंड ऑर्डर है, और अगर 0 2 होगा तो भी सेकंड ऑर्डर है। तो देखो हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला कौन सा दे रहा है? फर्स्ट ऑर्डर वाला। और पूछ क्या रहा है कि तुम टी हाफ क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? नहीं कर सकते ना भाई, ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाला है, हमें तो सेकंड ऑर्डर वाला चाहिए भाई। समझ आ गई? चालाकी समझ आ गई इसकी? तो आप क्या बोलेंगे? रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर while formula is for फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक डिटेल समझाऊं, ताकि ये जो आपकी कंप्लेन है ना कि सर हमसे काइनेटिक्स से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते या मुश्किल लगते हैं, तो ये सब खत्म हो जाए, आपके दिमाग से चीजें हट जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 1 इज शोन, ठीक है। x गिव्स यू 2y। रिएक्शन 1 इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to the concentration of x, ठीक है। half life is 900 second at 20 degree centigrade. A solution of x concentration of 0.18, ये आपको concentration दे दी, इनिशियल प्रिपेयर कर रहा है 20। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवर 1800 सेकेंड्स। अच्छा देखो, अगर हाफ लाइफ 900 सेकंड है और वो आपसे 1800 सेकंड्स पे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ वो आपसे 2 हाफ लाइफ पूछ रहा है। यानी कि आप 0.18 को पहले करोगे 2 से डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसे करोगे 2 से डिवाइड। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ना 0.18 को किससे डिवाइड कर दो? 4 से, तो 2 वो आ जाएंगी हाफ लाइफ। सही है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 2 हाफ लाइफ से डिवाइड करके, यानी कि 2 दफ़ा डिवाइड करके 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 डिवाइड बाई 4 कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आ गई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल तो थी, तो अगर मैं 0.18 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं बेटा, तो ये आ रहा है 0.045, ठीक है। 0.045। अब जरा समझें बात को। ये आपके पास 1800 सेकंड्स के बाद की कंसंट्रेशन है, यानी फाइनल है ये, और ये आपके पास इनिशियल है बेटा। अब आप चेक करें कितना डिक्रीज आया। डिक्रीज कितना आया कैसे निकालूं? 0.18 माइनस 0.045, आपके पास टोटल डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो आपने कहा 0.18 माइनस 0.045, ये आ गया 0.135। ये आ गया डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप सोचें ये जो डिक्रीज आया है ये कितने सेकंड्स में आया है? 1800। वो आपसे एवरेज रेट पूछ रहा है, निकाल लो। तो टोटल डिक्रीज आया है 0.135, एवरेज पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा। तो डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना लिया बेटा? 1800।
तो इतना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ इतने टाइम में, तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज रेट आ गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डिवाइडेड बाय 1800 से, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा, कुछ बच्चे इसे एक और तरीके से करेंगे, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ बच्चों ने इसको ऐसे किया हो कि सर 1800 सेकेंड्स में जो चेंज आया है 0.135 का, तो अगर हम एक सेकंड में निकाल लें कि पर सेकंड कितना आया होगा, एवरेज आ जाएगा, तो बात तो वही हो गई ना, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0.135 डिवाइडेड बाय 1800, वापस से वही आ गया। तो जिस जिस तरीके जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर आया 7.5 10⁻⁻⁵। लेट मी चेक माई आंसर, सही है, मार्किंग स्कीम में एग्जैक्टली यही आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो मैंने आंसर्स अपने पास लिखे हुए हैं ताकि मैं आपके साथ टैली करता जाऊँ ना, ऐसा ना हो कोई आंसर गलत आए फिर आपका कुछ आप कंफ्यूज ना हो जाए ना, इसलिए। चलें हम आगे चलते हैं। कहता है रेट की इक्वेशन बनाओ। तो बेटा के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, उसने शुरू में कह दिया था फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। नेक्स्ट देखिएगा, शो दैट द रेट कांस्टेंट के इज दिस, मतलब प्रूफ करना है। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ है, आपके पास हाफ लाइफ भी है, हाँ है, 900 है ना। तो आपने कहा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बेटा के इज इक्वल टू 0.693, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ होती है। तो बेटा टी हाफ कितनी है, 900 दे दिया ना इसने, ये रहा, कितनी दी हुई है, 900, ठीक है। डिवाइड बाय 900 कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, देखिएगा ये हो गया 0.693 डिवाइडेड बाय 900। तो पता है आंसर क्या आ रहा है, 7.7 10⁻⁻⁴। 7.7 इंटू 10⁻⁻⁴ वही आ रहा है। तो उसने कहा है शो करो कि वाकई ये है या नहीं, तो कर लिया हमने, that's it। आगे आ जाओ। कहता है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.15 मोल पर dm³ इंक्लूडिंग द यूनिट। देखो बेटा आपके पास रेट इक्वेशन क्या है, रेट इक्वेशन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, कॉन्सेंट्रेशन उसने आपको दे दी 0.15, वो आपसे बोल रहा है रेट बता दो इनिशियल, तो बना दो। के कितना है, 7.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये आ गया 1.15 1.155 मेरे पास आंसर आ रहा है, 1.155 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है मेरे पास। और यूनिट्स रेट के कैसे होंगे बेटा, तो आप देख सकते हैं मोल पर dm³ पर सेकंड हो जाएगा, वही चीज़ है, यूनिट्स तो सही है, मोल पर dm³ पर सेकंड। अच्छा सवाल ये कि मेरा आंसर सही है या नहीं, मार्किंग स्कीम में आंसर लिखा हुआ है 1.16 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बेटा ये एक ही बात है ना, 1.15 आ रहा है हमारा, उनका आ रहा है 1.16 इंटू 10⁻⁻⁴, तो राउंड ऑफ किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो मैं कंफर्म आपके साथ करता जा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाकी रेट के यूनिट्स सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं मैं, ठीक है। फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन डाइऑक्साइड एज शोन, ठीक है। The rate of reaction is first order with respect to the concentration of F2 and the first order with respect to the concentration of ClO2। यानी आपकी रेट इक्वेशन होनी चाहिए के concentration of F2 और concentration of ClO2, यही होनी चाहिए, ओके। वही दो स्टेप बनाने हैं, तो आपने दिमाग में दो बातों का ख्याल रखना है, एक आपकी ओवरऑल इक्वेशन यही आनी चाहिए, दो आपके रिएक्टेंट साइड पे जितने रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो आए और प्रोडक्ट साइड पे जितने मोल्स हैं, तो ये वैसी इक्वेशन है जो अभी पहले बनाई थी हमने। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ F2ClO2 गिव्स यू
FClO2, तो एक F बच गया। वही इक्वेशन है, वहाँ Br था, यहाँ पे F है बस, और कोई चेंज नहीं है। सेकंड इक्वेशन में बेटा आप क्या करें, F को कैंसिल करना है और एक आपको ClO2 और चाहिए, तो ClO2 दो हो गए, FClO2 हो गए बेटा। और अगर आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाएं तो F से F कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल इक्वेशन अगेन यही वाली आ जाएगी। चेक करें आप, सेम आ रही है। आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें भी वही पहले वाली लॉजिक यूज हो रही है। आपकी जो रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट हैं वो आपके स्टेप्स में होने चाहिए उसी रेशो में जो वो बता रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 1:1 का रेशो होना चाहिए। तो बेटा आप चेक करें, स्टेप 1 है, स्टेप 1। अब ये तुमसे एक्सप्लेन योर आंसर पूछ रहा है, तो वही रीजन लिखना है आपने स्टेप 1, बिकॉज stoichiometric ratio is consistent with, बहुत ही गंदी राइटिंग है रिजवान, रेट इक्वेशन। सही है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब वो बोल रहा है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन मोल पर डीएमक्यू पर सेकंड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज 1.22 अंडर सर्टेन कंडीशंस। के की वैल्यू दे दी। कंप्लीट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन स्टार्टिंग द ओवरऑल ऑर्डर, स्टेटिंग द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा दोनों फर्स्ट ऑर्डर ही थे ना, तो K की वैल्यू लिख लो, K इज इक्वल टू 1.22 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F, बल्कि हमने ये लिखा हुआ है ना, ये रहा, सिर्फ हमने K की वैल्यू लिखनी है बस यहाँ पे 1.22, F2 और ClO2, ये हो गए। ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा 1 + 1 कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल। नेक्स्ट देखिएगा बी का पार्ट 2, यूज योर रेट इक्वेशन इन 1, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बी का 1 जो है, ठीक है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 एंड Cl2, सब कुछ दे दिया, रेट पूछ रहा है, माशाल्लाह, इसे कहते हैं मुफ्त का मार्क। 1.22 दे दिया के और आपसे पूछ कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कितनी दे दी है, 2 × 10⁻³ तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सॉरी स्क्वायर कर दूं, दोनों सेम है, तो मैं लिख देता हूँ 2 × 10⁻³ दोबारा दोबारा करने से बेहतर है स्क्वायर कर दूं। आप अपने कैलकुलेटर में कीजिए, मैं अपने कैलकुलेटर में करता हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। 1.22 तो ये आ रहा है 2.0 10⁻³ का स्क्वायर कर दिया मैंने बाबू, ये आ गया 4 पॉइंट, मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 4.88 10⁻⁻6। मार्किंग स्कीम चेक करें, मार्किंग स्कीम का आंसर है बी का पार्ट 2, 4.88 10⁻⁻6 ही आंसर है। मैं सही बोल रहा था बेटा, यही आंसर है, ठीक है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट आइए, अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ClO2 द रेट इक्वेशन इज शोन दिस। अब फिर से समझिएगा, चालाकी देखिए, उसने आपकी रेट इक्वेशन में दोनों चीजें थी, ये देखिएगा, F2 भी था, ClO2 भी था। अब उसने क्या कर दिया, ClO2 हटा दिया। पता है क्यों हटाया, क्योंकि उसने उसे क्या यूज किया हुआ है, लार्ज एक्सेस में यूज किया हुआ है। समझ आ रही मेरी बात। और जब आप लार्ज एक्सेस यूज करते हैं तो आप धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं कि अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट, जबकि रियल में क्या था, सेकंड। अब फर्स्ट हो गया ना, लेकिन चूंकि ये रियल में सेकंड है, आपने फर्स्ट कर दिया है, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, सूडो, झूठा, झूठा ऑर्डर रिएक्शन है ये। खैर आगे आओ,
The rate equation is shown. The half life of the concentration F2 is 4. अच्छा, half life दे दी है आपको 4 seconds. Okay. Calculate the numerical value of K1 giving its unit. अब चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया है तो बेटा T half is equal to 0.693 अपॉन K. आपसे K पूछ रहा है 0.693 अपॉन T हाफ कितनी दी है 4. समझ में आई बात आपको? अगर आप दोनों रखते तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और आपका रिएक्शन क्या था? सेकंड ऑर्डर. तो अगर आप चाहते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए तो आप एक को एक्सेस करके निकाल दें, बाहर कर दें. देख रहे हैं आप क्या क्या काम हो रहे हैं? 0.693 डिवाइडेड बाय 4, 0.17325. 0.17325. अब मैं इसे राउंड ऑफ भी करूं तो भी 0.17 ही आ रहा है ना? सॉरी, 0.17, नॉट 71, 0.17 आ रहा है. मार्किंग स्कीम चेक करें, आंसर क्या है? 0.173 है बेटा, 0.173 है मार्किंग स्कीम के अंदर. ठीक है, हो गया. यूनिट्स ऑफ के पूछ रहा है बेटा, तो सिर्फ ये सेकंड ही है, ऊपर ले जा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा. दैट्स इट. आगे देख. पार्ट 2 को देखिएगा. एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड अंडर दीज कंडीशंस, इन्हीं कंडीशंस में. ठीक है, विच स्टेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ, सही है. द कंसंट्रेशन जो है वो 0.002 ले ली है. सारा कुछ सेम है, यानी कि अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखिएगा. ठीक है, और उसमें आपसे ClO2 को हटा दिया. Draw the graph on the grid to show that how concentration changes over the first 12 seconds of the reaction. अच्छा देखो, हाफ लाइफ है 4 सेकेंड्स. ठीक है, अब वो आपसे बोल रहा है 12 सेकेंड्स पे बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ वो आपसे 3 हाफ लाइफ पूछ रहे हैं ना, 4 फिर 4 फिर 4. कंफर्म हो गया? अच्छा, अब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.002. मैं इसे डिवाइड बाय 2 करूं, फिर मैं इसे डिवाइड बाय 2 करूं, फिर मैं इसे डिवाइड बाय 2 करूं, तो मैं इसे 3 दफ़ा डिवाइड करने के बजाय 0.002 डिवाइड बाय 8 कर देता हूं, तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा 3 हाफ लाइफ की बाद की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. तो मैंने क्या किया? यही किया. इधर देख, 0.002 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा. देखो बेटा, 0.002 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, फाइनल हो गई 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. तो बेटा 12 सेकंड में चेंज कितना आया वो निकाल लेते हैं. कैसे? यहाँ पे चेंज कितना आया? आप कहेंगे 0.002 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 2.5 10⁻⁻⁴. ओके, तो ये हो गया माइनस 0.002, 1.75 10⁻⁻3, 1.75 10⁻⁻3. ओके, तो ये मेरे पास आ गई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. कितनी आ रही है? 1.75 इंटू 10⁻⁻3. अच्छा, ये कह रहा, अच्छा इसने हमें कॉन्सेंट्रेशन, नहीं ना, ज़रूरत ही नहीं है इसकी. इसका मतलब है ओह, वी डोंट नीड इट, हमें चेंज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसने हमें वाई एक्सिस पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशंस डिक्रीज दी हुई हैं. ओह, तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना पड़ेगा? कोई चेंज देने की ज़रूरत ही नहीं है. देखा, हम इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए. उसने हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये दे दी ना, और इनिशियल हमें ये दी हुई है, ये दी हुई तो है, ये रही ना बेटा. हो गया? आजा. तो हम क्या करेंगे, 0.002 का हाफ करो तो 0.001 हो जाएगा. 0.001 ये रही, एक पॉइंट ये आ गया.
उसके फाइनल हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। डिक्रीज उसने हमें पूरा ग्राफ ही दिया हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कुछ करने की कि कितना डिक्रीज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आओ, 8 पे आ जाओ। 8 पे कितना होगा बेटा? 8 पे 0.0001 का हाफ हो जाएगा 0.0005, तो 0.0005 ये रहा। ये 4 है और ये 6 है, तो इनके बीच में कहीं होगा, तो 1 2 ये हो गया। और 12 सेकंड पे हो जाएगा 0. ये हो गया 0.0005, तो अब हो जाएगा 0.0025, तो 0.0002 ये रहा, और 0.0025 शायद यहाँ होगा, मेरा ख्याल है ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी इतनी, और हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन बची है बेटा वो इतनी है, और उसने हमें वाई एक्सिस पे वही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो ये बेटा, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसे पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सही बना लिया, ठीक है। आई होप मैंने सही बना लिया। देखे आप, सही है। तो इनिशियल वो थी 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितनी बच गई? 2.5 10⁻⁻⁴ बची, तो मैंने बना लिया ग्राफ। Use your graph in figure 1.1. Find the rate of reaction when the concentration of F2 is 0. अब इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। शो योर वर्किंग 0.001 पे पूछ रहा है, तो 0.001 ये रहा, ठीक है। तो हम इस पे एक टेंजेंट खींचेंगे, बेटा मेरा साथ दीजिएगा। आप खुद भी अगर वर्किंग करेंगे तो मुझे यकीन है शायद सही कर लेंगे। मैं इस पे एक टेंजेंट खींचूं क्या? पता नहीं मैं सही बनाऊंगा या नहीं, चेक करते हैं। शायद मैंने कुछ बेहतर किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, साथ दीजिएगा मेरा। मैंने एक टेंजेंट खींचा 0.001, यानी कि फर्स्ट टी हाफ की बात कर रहा है, ठीक है। और वो मुझसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज दिस। तो बेटा अगर मैं दो कोऑर्डिनेट्स लूँ, ज़रा मेरा साथ दीजिएगा, मैं इसे बनाता हूँ ग्रीन से, ठीक है। ये ले लेता हूँ, तो ये हो गए। अच्छा ये टाइम सेकंड्स में है, तो 7 और 8, तो ये 7.2 7.4 हो गया, ये हो गया 7.4, राइट। आई थिंक 7.4 हो गया, और ये तो ज़ीरो ही है ऑलरेडी। यहाँ देखिएगा बेटा, ये है 0.004, और इसे देखना पड़ेगा ये कितना, 0.0016 है, राइट। तो मैं अगर इसे गिनूँ 0.0016 और वो 18 है, तो इसका मतलब ये हो गया 18 का मतलब 0.0017 बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो 0.0017 आ रहा है ये, ठीक है। 0.0017, और नीचे कितना दिया हुआ है? 0.0004, ठीक है। तो 0.0017 माइनस 0.0004, ये मेरे पास वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप अपनी तरफ से खुद कीजिएगा, 0.0017 माइनस 0.0004 बेटा मेरे पास आ रही है 1.3 इंटू 10⁻⁻³ और नीचे कितना है मेरे पास एक्स एक्सिस पे 7.4, क्योंकि ये ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा 7.4। अब अगर मैं, हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट आ रहा हो मुझसे, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। डिवाइडेड बाय 7.4, ठीक है बेटा।
मेरा आंसर आ रहा है 1.7567 10⁻⁻⁴। मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 1.76 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने ग्रेडियंट निकाला और टेंजेंट खींचा मैंने, ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब आप अपना आंसर देखें, मैं आपको मार्किंग स्कीम का आंसर बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम में आंसर लिखा हुआ है कि अगर बच्चे का आंसर 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ से 1.8 10⁻⁻⁴ तक हो तो सही है। दैट्स इट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा उस रेंज के अंदर आ रहा है आंसर। तो अगर आप में से किसी बच्चे का 1.5 से 1.8 10⁻⁻⁴ का आंसर आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है सही किया उसने, ठीक है। तो हमने ग्राफ बनाया, उसकी हाफ लाइफ गिवन दी हुई थी उससे बेटा, उसके बाद हाँ उसने हमसे इंस्टेंटेनियस टाइम पर हमने उसने हमसे पूछा कि बताओ कि कितना रेट होगा उस टाइम पर। कंसंट्रेशन दी हमने, टाइम देख लिया, 4 पे पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। कहता है प्रोपेनॉन CH3COCH3 रिएक्ट्स विद आयोडीन I2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, दोनों। और उसमें क्या नहीं दिया हुआ उसने, आयोडीन, आयोडीन नहीं दिया हुआ, ठीक है। सिर्फ क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन दिया हुआ और H+ साइन दिया हुआ, और कह रहा है कंप्लीट द टेबल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपेनॉन, बेटा पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, आयोडीन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, H+ साइन है तो 1 हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल सा। आगे देखिएगा क्या बोलता है। एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड यूजिंग द लार्ज एक्सेस ऑफ प्रोपन। देखो दोबारा उसने वही हरकत की है। अब आपकी इक्वेशन में दो चीजें थी, सही है, रेट इक्वेशन में ये था और ये था। उसने क्या किया, इसे हटाने के लिए उसको लार्ज एक्सेस कर दिया, यानी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद वो तुमसे कह रहा है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज 1 10⁻⁻⁵। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आयोडीन की, ठीक है। द इनिशियल रेट ऑफ डिक्रीज इन I2 इज कॉन्सेंट्रेशन दिस पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में इतना डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। यूज द एक्सिस टू ड्रॉ कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन अगेंस्ट टाइम फॉर द फर्स्ट 10 seconds ऑफ द रिएक्शन। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 × 10⁻⁻⁵, और वो आपसे कह रहा है कि हर सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है 2.27 10⁻⁻⁷। तो बता सकते हो इस ग्राफ के अंदर के आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन किस लिमिट तक कम हो चुकी होगी। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ, वो 10 सेकंड में पूछ रहा है और 1 सेकंड में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इतना आ रहा है, तो मैं पहले 10 सेकंड में निकाल लूं। जैसे बेटा 1 सेकंड में जो डिक्रीज आ रहा है वो है 2.27 इंटू 10⁻⁻⁷। ये 1 सेकंड में आ रहा है। अगर हम 10 सेकंड्स में टोटल डिक्रीज निकाल लें कितना आएगा, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो 10 सेकंड में कितना डिक्रीज आया, लेट्स सी, चेक करते हैं। आपने कहा 10 इंटू 2.27 10⁻⁻⁷, ये आ गया बेटा मेरे पास 2.27 इंटू 10⁻⁻⁶ आ गया। अच्छा, ये इनिशियल है और 10 सेकंड में ये इतना डिक्रीज आना चाहिए, तो ये इतना डिक्रीज आना चाहिए, तो फाइनल कैसे निकालें, माइनस करके, ठीक है। 10 सेकंड में टोटल चेंज इतना आएगा, इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इतना चेंज आएगा, तो फाइनल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे फाइनल, 1 इंटू 10⁻⁻⁵ माइनस 2.27 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
माइनस 1.0 10⁻⁻5, ये आ गया मेरे पास 7.73 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 7.73 10⁻⁻6। अच्छा, इसने सारे -5 में दिए में, तो मैं इसे आगे ले जाता हूँ एक, सही है, और आगे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 0.773 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा। तो आप सोचें, ये है इनिशियल, और अगर 10 सेकंड में आप पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज करते जाएं तो ये आपकी आ गई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल तो ये दी हुई है, अब हमें फाइनल पे एक टिक लगाना है, उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। 0.77 10⁻⁻5, 0. ये रहा, ये है 0.70, 0.77 तकरीबन यहाँ होगा, ये 10 सेकंड है। तो अगर ये 0.7, ये 0.77 है और ये 0.8 है, तो 7777 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अबे ये क्या हुआ, तकरीबन इधर होना चाहिए। और बेटा एक लाइन ऐसे खींच दोगे ना, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसने कहा 1 सेकंड में डिक्रीज इतना होता है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी उसने। हमने 10 सेकंड में डिक्रीज कितना होगा वो निकाला, इनिशियल में से उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास एंड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, फाइनल आ गई। हमने वहां से लेके वहां तक 10 सेकंड में एक लाइन खींच दी। आगे देखिएगा, स्टेट वेदर, अरे पहले मैं वो देख लूं पता नहीं आंसर सही है भी या नहीं। किधर, तो इसका इसका फाइनल आंसर था बेटा 0.773 10⁻⁵, ये सही है, यही आंसर है मार्किंग स्कीम में बेटा। ठीक है, 0.77 10⁻⁻3 बिल्कुल सही आ रहा है। आगे देखिएगा, state whether it is possible to calculate the numerical value of the rate constant for this reaction and explain your जो वो है ग्राफ है। तो अब आप देखें, वो आपको बोल रहा है कि आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए फ्रॉम योर ग्राफ। रेट कांस्टेंट, ज़रा पहले मैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या दी हुई है, आयोडीन दी हुई है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, जबकि आपके पास रेट इक्वेशन के अंदर कौन सी दो चीज़ें थी बेटा, प्रोपेनॉन और एच पॉजिटिव आयन। तो प्रोपेनॉन और एच पॉजिटिव आयन की तो आपको वही नहीं दी हुई, आपको तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई। तो आप रेट कहाँ, रेट कांस्टेंट के कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो आप क्या लिखेंगे, नो हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डेटा डेटा that is concentrations of other reactants not given। दी भी नहीं है तो कहाँ से निकालूं मैं। ठीक है, तुम आयोडीन दे रहे हो, आयोडीन रेट इक्वेशन में है भी नहीं। आगे आ जाओ, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखें, हर दफा चीजों को चेंज करता रहता है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन एंड I2, ठीक है, CH3COCH3 0.02। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी है सबकी, आपको H की भी दे दी, आयोडीन की भी दे दी, और इसकी भी दे दी, और वैल्यू ऑफ K भी दे दी। कहता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो बेटा हमारे पास रेट इक्वेशन थी K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यही थी। और से देखिएगा, ये रही। ठीक है, इसमें आयोडीन नहीं है। ठीक है, तो आप उसने, अगर वो उसने आयोडीन की दे भी रहा है, इसका मतलब है वो रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दफा करो उसको। आपसे पूछ रहा है रेट निकालो, तो आपने रेट कैसे निकालना है, के आपको दिया हुआ है 2.31 इंटू 10⁻⁻5। प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0, सॉरी 0.2, नॉट 0, 0.2, और H प्लस की भी 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कर लेता हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए। आयोडीन उसने वैसे भी लार्ज एक्सेस में यूज़ किया था, और वो रेट इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब है रेट को इफेक्ट नहीं करता। विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा बेटा, ये हो गया 2.
31 10⁻⁻5 इंटू 0.2 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 9.24 इंटू 10⁻⁻7। चेक करूं क्या आंसर है। 9 यस बेटा यही आंसर है। ठीक है, 9.24 10⁻⁻7 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। पार्ट डी पे देखिएगा बेटा, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग एन एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन, द न्यू रेट इक्वेशन इज शोन। ठीक है, अब देखो H प्लस आयन को एक्सेस में यूज किया चालाक आदमी ने, और क्या कर दिया, उसको रेट इक्वेशन से हटा दिया, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर कर दिया। अब द वैल्यू ऑफ k इज दिस, कैलकुलेट द टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बेटा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बेटा निकाल लो, के आपको दिया हुआ है। अगर मैं इसे 0.693 करूं और डिवाइड बाई के करूं तो 1.1 इंटू 10⁻⁻3। ये देखिएगा बेटा, ये आ गया 0.693 डिवाइडेड बाय 1.1 10⁻⁻3, 630 आंसर आ रहा है बेटा। आंसर मार्किंग स्कीम में चेक कर लूं, आंसर आ रहा है 630 बेटा, बिल्कुल सही है, 630 आंसर आ रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। पार्ट 2 पे आते हैं। यूज योर आंसर टू 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रोपेनॉन अगेंस्ट टाइम फॉर द रिएक्शन ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑन योर ग्राफ। चाहिए, अच्छा, शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0.2, तो ये 0.2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, द फाइनल वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज 0.025। ओके, अच्छा, 0.2 से 0.025 का मतलब, ये चेक करें ये कितने टाइम्स कम हो रहा है, और से देखिएगा। मैं इसे कर रहा हूं 0.2 डिवाइडेड बाय 0.025, तो बेटा 8 टाइम्स कम हो रहा है। ठीक है, 1/8 टाइम्स। अब और से देखिए, 8 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3 हाफ लाइफ्स। ठीक है, 8 टाइम्स मतलब 3 हाफ लाइफ्स। कैसे, 0.2 को डिवाइड बाय 2 किया, फिर डिवाइड बाय 2 किया, फिर डिवाइड बाय 2 किया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। इसका मतलब ये 3 दफ़ा हाफ लाइफ। ठीक है, आ जाओ, हम 630 वाले से कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड, अच्छा इसने टाइम नहीं दिया हुआ, गौर से देखें, चालाक आदमी है, तो हमको 3 हाफ लाइफ्स बनानी है। ओके, 1 2, तो अगर मैं 3 इसे कर देता हूँ 630। ठीक है, तो 630 इंटू 2 इज़ 1260, तो 1 2 3 ये हो जाएगा 1260। 1260 में दोबारा डालूं, 630 प्लस 1260, 1890 बेटा, तो 1 2 3 ये आ गया 1890। ठीक है, हो गया। अब देखें कितना आसान हो जाएगा। 0.2 का हाफ कितना होता है, 1, तो हाँ 1, इसका मतलब है ये आ गया। उसके बाद 0.1 का हाफ होता है 0.05, ये आ गया बेटा। कितना आसान है यार, ये ले। और 0.05 का हाफ होता है 0.025, तो 18 पे आपको आना चाहिए, ये रहा। अब आप इसको आपस में कंबाइन कर दें, ये हो गया। टी हाफ आपके पास थी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है, कांस्टेंट होगी टी हाफ। ये देखें बेटा, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सही है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ कांस्टेंट होती है, तो 630 फिर 630 फिर 630। ठीक है, एक ग्राफ बना लिया। ई पे आते हैं बेटा, कहता है ई अ 4 स्टेप मैकेनिज्म इज सजेस्टेड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब वो आपको बोल रहा है, अच्छा सही है, रेट इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको रेट इक्वेशन में प्रोपेनॉन दिया है, और वो अच्छा दोबारा से दे दिया, पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म इज दिस। ठीक है, अच्छा, अब वो आपको बोल रहा है स्टेप 3 को कंप्लीट करें। देखो बेटा, ओवरऑल इक्वेशन ये आनी चाहिए, बस ये ख्याल रखिएगा। अब सोचें, रिएक्टेंट साइड पे कहीं पे भी आयोडीन नहीं है, तो इसका मतलब है एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, यहाँ आयोडीन आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, CH3CO CH3 तो है, ये नज़र आ रहा है मुझे, ये रहा, रिएक्टेंट साइड पे है। आयोडीन मैंने लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड पे आते हैं। प्रोडक्ट साइड पे H प्लस आइन नज़र आ रहा है, ये रहा, आ रहा है। 2 H प्लस आइन है, हमें तो एक चाहिए। सही है, तो हम वो फिक्र नहीं करें, हम उसे हटा देंगे, कुछ कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद
आपके पास प्रोडक्ट में CH3 COCH2I है, ये रहा, ये भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाकी फजूल चीज़ें हटा दें, यानी कि अगर हम इसे हटा दें, ये वाली चीज़ हटा दें, ये तो ऑलरेडी हट जाएगी इससे, गौर से देखिए, इससे हट जाएगी, सही है, और ये बना दें, ये वाली चीज़, तो मुझे उम्मीद है कि हम सही बना लेंगे, है ना। हम्म, सही। तो अगर मैं इससे बना लूँ बेटा CH3COH और CH2, यानी इसे वापस लिख लूँ, ठीक है। अबे यार, गंदा लिख दिया मैंने, थोड़ा मैं छोटा करके लिखूँ। CH3COH और डबल बॉन्ड CH2, और इससे ये बना लूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैं आराम से हटा सकता हूँ इसको, और आयोडाइड भी आ जाएगा मेरे पास। तो CH3C पॉजिटिव OH CH2I आ गया, ठीक है। मैं सही कर रहा हूँ, अच्छे ही चेक कीजिएगा, यही हो गया, बिल्कुल सही आ गया। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन स्टेप 3 की होनी चाहिए, CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और I2, और बेटा इसके साथ आनी चाहिए CH3C, ये वाला, ताकि कैंसिल कर सकूं इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ओवरऑल इक्वेशन वही आनी चाहिए। अभी मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं आएगी तो मतलब मैंने गड़बड़ की है, और अगर आ गई इसका मतलब है मैंने सही किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि मैंने सब कुछ सही किया है या नहीं, ठीक है। मेरा साथ दीजिएगा। अगर ओवरऑल इक्वेशन यही आ रही है, ये वाली, तो मैंने सब सही किया, और नहीं आ रही बेटा मैंने गड़बड़ की है। चलें स्टार्ट करें, आ जाए। अबे यार, इससे इसे हटा दें, हट गया, इससे ये हटा दें, हट गया, इससे इसको हटा दें, हट गया, इससे इसको हटा दें, हट गया। अब चेक करें रिएक्टेंट साइड पे क्या बचा, मैं उसको ना डब्बे में बंद करता हूं, बचा, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे क्या बचा, बचा। अब प्रोडक्ट साइड पे आ जाओ, कंफर्मेशन के लिए कि सही भी किया गलत किया। ये है, ठीक है, ठीक है। H प्लस साइन है, ये रहा, और इसके साथ अबे आयोडाइड भी तो होगा, सही है। ये I2 है ना, तो एक आई यहां लग गया, एक आई बचेगा, और क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये देखिए बेटा, प्रोडक्ट साइड पे ये रहा। तो ओवरऑल इक्वेशन वही आ रही है, इसका मतलब है मैंने सही किया है। सजेस्ट द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, सिंपल। चेक कर लें किस स्टेप के अंदर ये दोनों चीजें, पहला वाला ही है, स्टेप 1। क्यों, एक्सप्लेन में क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज consistent with rate equation. Identify one conjugate acid conjugate base pair. बेस का मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, और एसिड का मतलब प्रोटॉन डोनर। तो बेटा पहले स्टेप के अंदर चेक करें, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये रहा, तो आप इसे बेस कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और देखें प्रोटॉन रिलीज कौन कर रहा है, सेकंड स्टेप में देखें गौर से, गंदा कर दिया ना मैंने, गौर से देखें, क्या ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। एसिड प्रोटॉन डोनर और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो इसको क्या बोलोगे, CH3, दैट्स इट।
मैंने थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया, मुझे पता है मैंने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन बेटा मैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आप काइनेटिक्स की वर्कशीट डिस्कस कर लें प्लीज़, वो समझ नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा बेटा, और अगर फ़ायदा हुआ होगा तो दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।